दोस्तों नमस्कार। जैसा हमने कहा था कि आगामी दिनों हम कक्षा 11 और 12 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन हम शुरू करेंगे। आगामी केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो परीक्षाएं होनी हैं निर्धारित हैं, उनमें ये पाठ्यक्रम जो है शामिल कर दिया गया है। तो आज हम उसी कड़ी में हमारा प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। सबसे पहले उनकी कहानी है नमक का दरोगा, कक्षा 11th में आरोह भाग 1 में लगी हुई है। तो उसमें प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय आज सबसे पहले हम देखेंगे, जानेंगे उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जो हमारे पास होंगे हम आपको बताएंगे। अन्यथा एनसीईआरटी की किताब में जितना अवेलेबल आपके पास है उतना पर्याप्त है। चलिए बात करते हैं प्रेमचंद जी, यानी कि एक नई चीज़ मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। इनको तेतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तेतर कहा जाता था। कारण ये था कि मुंशी प्रेमचंद जब पैदा हुए थे तो इनसे आगे इनकी 3 बहनें पैदा हुई थी। 3 लड़कियों के बाद मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे। पहली 2 कन्याएं जो है वो जन्म लेते ही मर गई थी। उसके बाद तीसरी जो कन्या थी यानी कि इनकी बड़ी बहन सुग्गी वो बची थी। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी थे वो पैदा हुए थे। ठीक है, तो इनका नाम था धनपत राय। इनका नाम था, मूल नाम धनपत राय, जो इनके पिताजी ने इनको नाम दिया था धनपत राय। 1880 में जब ये पैदा हुए, 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई याद रखिएगा, 31 जुलाई 1880 में ये पैदा हुए थे। गांव था लमही, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और मृत्यु इनकी हुई थी, यही बता देते हैं हम आपको, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 3 अक्टूबर दिन था, 3 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इनके पिता जिन्होंने नाम दिया था इनको धनपत राय, उनका नाम था अजायब राय और माँ का नाम था आनंदी देवी। ये उन्हीं का दिया हुआ नाम है इनका। ठीक है, तो ये जो नाम इनको मिला, इसके बाद नवाब राय, इसके बाद जो नाम मिला नवाब राय, बचपन का नाम था इनका नवाब राय, वो नाम दिया था इनके ताऊ ने। इनके ताऊ जी थे, उन्होंने ये नाम दिया नवाब राय। फिर प्रेमचंद जी तक का सफ़र कैसे पहुंचा, प्रेमचंद जो नाम दिया वो जब इनकी रचनाएं हम देखेंगे, सोजे वतन जब अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी, सोजे वतन ये कहानी संग्रह था इनका। सोजे वतन जब कहानी संग्रह आया था 1907 की बात है ये, जब जब्त कर लिया गया था तो जमाना पत्रिका में ये लिखते थे उर्दू में। तो उसके जो संपादक थे इनके ही चाचा थे दयानारायण निगम, उन्होंने ये नाम इनको दिया था प्रेमचंद, कि आप प्रेमचंद नाम से अब लिखिए। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था लम्ही में 1880 में। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले इनका सेवा सदन है, उपन्यास है ये। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, करम भूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। हालांकि ढेर सारे बहुत उपन्यास हैं इनके, जिनका जिक्र हम अगर आप चाहें तो कर देंगे। ये भी बता देता हूँ साथ में चलिए कि सेवा सदन जो है वो 1918 में आया था। ये आपको याद रखना चाहिए, सेवा सदन 1918 में आया था। और ये पहले बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था। लेकिन उर्दू में ये प्रकाशित नहीं हुआ था, इसका हिंदी में अनुवाद जब हुआ सेवा सदन नाम से, तब ये प्रकाशित करवाया गया था। और इस उपन्यास में आपको बताऊं, विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं की बात है, जैसे दहेज की समस्या या एक ऊंचे कुल का, और उसकी बात होती, कुलीनता के प्रश्न पर बात होती है। विवाह के बाद घर में पत्नी का क्या स्थान हो सकता है, समाज में वेश्याओं की स्थिति वो कैसी है, वो जिक्र जो है इसमें सेवा सदन में किया गया है। सबसे बड़ी बात है अनमेल विवाह। दहेज की कमी के कारण अनमेल विवाह होते थे। अनमेल विवाह होने के बाद स्त्रियों पर जाति की जाती थी, त्रस्त जीवन लड़कियां जीती थी। उसके बाद क्या होता था कि वो मजबूर होकर के वेश्या बन जाती थी। क्या बन जाती थी? वेश्या। तो वेश्या जीवन पर आधारित ये उपन्यास इनका सेवा सदन। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको यहाँ से देता हूँ, बहुत बड़ी बात, प्रेमचंद ने खुद इसे हिंदी का बेहतरीन नावल माना है। तो अगर ये कथन आपसे पूछे कि प्रेमचंद ने खुद हिंदी का सबसे बेहतरीन नावल किसको माना है, वो माना है सेवा सदन को। ये इनका जो उपन्यास है सेवा सदन, ये इसको बेहतरीन नावल की संज्ञा इन्होंने दी थी। दूसरा उपन्यास इनका आ जाता है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम का भी जिक्र अगर हुआ है तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये उपन्यास पहले गौसिए आफियत के नाम से शुरू हुआ था, गौसिए आफत के नाम से उर्दू में लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित पहले हिंदी में जब अनुवाद हुआ उसके बाद हुआ। ये 1922 में आया था। कब आया था?
1922 में, याद रखिएगा, ये 1922 में हुआ था। उसमें था क्या, राजनीतिक उपन्यास था प्रेमाश्रम। कौन सा था? राजनीतिक उपन्यास था, याद रखिएगा, 1922 में है और ये राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट रंगभूमि। रंगभूमि, अच्छा इसमें पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मेरा जो सिस्टम था थोड़ा सा हिल गया था, क्लिक नहीं कर पाया था मैं। तो प्रेमाश्रम जो है वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुख्य चीज़ क्या थी। ये किसान आंदोलन की जो बातें होती है, किसानों के जीवन की समस्याओं का जब चित्रण इन्होंने करना शुरू किया था, तो ये पहला उपन्यास था जिसमें किसानों की समस्याओं के बारे में इन्होंने लिखा था। गांधीवाद से जुड़ा हुआ ये उपन्यास है। मुख्य तौर पर गांधी और बालसेविक क्रांति से प्रभावित ये उपन्यास था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन करना और राम राज्य की स्थापना करना इस उपन्यास का एक कर्तव्य था, या ये कहूँ कि मुख्य ध्येय था, लक्ष्य था, ठीक है। अगला उपन्यास जो आता है इनका रंगभूमि। रंगभूमि 1925 में आया। रंगभूमि किस में आया? 1925 में आया था। और ये उपन्यास पहले चौगाने हस्ती के नाम से उर्दू में लिखा गया था। इसका भी हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हुआ। इसमें क्या था, अधिकारी वर्ग जो है या जो हमारे शासक थे वो अत्याचार हम पर करते थे। इसका एक नायक है, कई बार पेपर में आ जाता है कि रंगभूमि का नायक कौन है। इसका नायक है एक अंधा सूरदास। क्या नाम है? सूरदास है, जो अंधा है, जो उद्योगपति जनसेवक के विरुद्ध संघर्ष करता है। लास्ट में क्लार्क की गोली से वो शहीद हो जाता है। क्लार्क उसको गोली मार देते हैं, वो शहीद हो जाता है, ठीक है। तो ये उपन्यास महात्मा गांधी की जो व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति थी उससे प्रभावित उपन्यासी माना जा सकता है। और मुख्य कथा के साथ साथ इसमें एक गौण कथा चलती है विनय और सोफिया की। विनय और सोफिया की गौण कथा भी इसमें चलती है। विनय और सोफिया की कथा चलती है इसमें, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। हालांकि इसके प्रकाशन वर्ष पर बहुत सारी ऊपर नीचे बातें कही गई हैं। डॉक्टर नगेंद्र 1925 में मानते हैं, बच्चन सिंह गणपति चंद्रगुप्त 1924 में मानते हैं, कोई इसको 25 में मानता है, कोई 24 में मानता है। इसके बारे में ये बातें हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो उपन्यास है वो है निर्मला। कौन सा है? निर्मला। निर्मला जो आया था वो 1927 का उपन्यास है। दहेज प्रथा पर आधारित था। अनमेल विवाह इसमें भी था। दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह एक नया कंसेप्ट। वृद्ध विवाह से होने वाले जो पारिवारिक विघटन थे, विनाश थे, उनको यहाँ पर दिखाया गया है निर्मला में। 1927 का उपन्यास है। कायाकल्प जो था वो इससे पहले आया था, ठीक इससे पहले 1926 में आया था। कायाकल्प 1926 का उपन्यास है। कायाकल्प में क्या था? अलौकिक अतिरंजनापूर्वक वर्णन दिए गए हैं, जैसे ढोंगी बाबाओं का चमत्कार, पूर्व जन्म की यादें, वृद्धा को जवानी में बदलना, यानी कि वृद्ध जो औरत है उसको तरुणी बनाना, प्रेमी जो जोड़े होते हैं उनका नक्षत्र लोक का सैर सपाटा, ये सब चीज़ें उसमें हैं। इसमें सांप्रदायिक समस्या को भी उठाया गया है ये कायाकल्प में। कायाकल्प यानी कि शरीर एकदम से बदल जाएगा, ऐसा मान के चल सकते हैं, बूढ़ा है जवान हो जाएगा, इस तरीके से उन्होंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आया है वो है हमारा अगला उपन्यास गबन। गबन का पात्र कई बार पूछ लिया जाता है। जालपा, और जालपा जो है नायिका है, नायक है रमानाथ। रमानाथ है और नायिका जो है वो जालपा है। नायिका का क्या नाम है? जालपा। कई बार पेपर में सवाल आता है जालपा किस उपन्यास का पात्र है, तो जालपा जो है वो गबन है। गबन 1931 में आया था। गबन कब आया था? 1931 में आया था। नायक रमानाथ है और नायिका जालपा है। उनके प्रेम को माध्यम बना करके मध्यम वर्ग की जो कमजोरियां हैं या उनका जो खोखलापन है उसको इसमें दिखाया गया है। यानी कि भारतीय मध्यम आय वर्ग को एक लालसा रहती है आभूषणों के प्रति, आभूषण लालसा उनकी, और आर्थिक विषमता की समस्या को मुख्य तौर पर उसमें उभारा गया है। बताया गया कि जो भी स्त्रियां होती हैं वो आभूषण से कितनी लगाव रखती हैं, फिर उनके बाद जो स्थिति होती है वो इसमें सारा का सारा वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि 1933 का उपन्यास है।
कर्मभूमि किसने में आया? 1933 में आया था। 1933 गोदान 1936। गोदान के बारे में तो बात मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत सब पढ़ा हुआ है। कर्मभूमि के बारे में लीजिए मैं बता देता हूँ। कर्मभूमि में क्या है, समाज में जो हरिजनों की स्थिति है और उनकी समस्याएं जितनी भी रही हैं उनका चित्रण आपको कर्मभूमि में देखने को मिलता है। जहाँ इनके प्रेमाश्रम उपन्यास की बात करूँ, वो किसान लड़ाई थी। यहाँ पर क्या है, हरिजनों की लड़ाई है। ठीक है, हरिजनों की लड़ाई है। मजदूर वर्ग, छात्र वर्ग, मध्यम वर्ग, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, जितने भी धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, सभी लोग इसमें संघर्षरत माने जा रहे हैं। इसमें भी बहुत कर्म के ऊपर बातें हैं, मतलब ऊपर की जाति और नीचे की जाति में कितना भेद है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, लास्ट उपन्यास इनका, लास्ट तो नहीं, गोदान के बारे में ढेर सारी बातें हैं। किसी दिन विशेष पूरी की पूरी एक वीडियो गोदान के बारे में बनाएंगे हम। हाँ, अंतिम प्रकाशित उपन्यास इनका कहा जा सकता है। किसान और मजदूर वर्ग की समस्याओं को इसमें लिखा गया है। कुछ लोग मानते हैं इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं 1936 में हुआ था। अधिकांश तौर पर ये 35 ही सही माना जाता है इनका। 36 बहुत सारी जगह पर दिया हुआ मिलेगा आपको, तो 36 और 35 दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे तो ऑप्शंस में देख लीजिएगा। 36 बहुत जगह आपको मिलेगा, बहुत जगह 35 मिलेगा। ठीक है, हालांकि 35 में ये प्रकाशित हो गया था, लेकिन ऑथेंटिसिटी ये कहती है कि 36 भी आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को एक संज्ञा दी थी, ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य पात्र आपको पता है, होरी है। हालांकि और भी कई पात्र हैं इसमें। होरी के अलावा इसमें धनिया है, गोबर है, और मालती मेहता का एक अलग से पूरा की पूरी कथा चलती है। माता दीन सीलिया का भी वर्णन इसमें आता है। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं। इनमें तो कुल मिलाकर के जितना मुझे याद है 84 पात्र हैं। 84 हैं, जिसमें 56 पुरुष हैं और 28 हैं स्त्रियां हैं। हालांकि इन बातों का यहाँ कोई संदर्भ नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। इनके कहानी संग्रह की बात करूं, एक उपन्यास में छोड़े जा रहा हूं, वो है मंगलसूत्र। वो अपूर्ण है। मंगलसूत्र को इनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था 1948 में। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इसके अलावा इनके जो रूठी रानी है, रूठी रानी इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। असरारे माविद यानी कि देवस्थान रहस्य 1903 में इन्होंने जो लिखा था, आवाज़े खल्क में प्रकाशित हुई थी पूरी की पूरी कड़ी, वहाँ से इनकी शुरुआत ही होती है। प्रेमा यानी कि दो सखियों का विवाह, इसका मूल हिंदी में इनका रूपांतरण 1929 में हुआ था। और प्रतिज्ञा के नाम से जो आप जानते हैं उपन्यास इनका वो है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कलम का सिपाही इनको कहा जाता है, कलम का मजदूर इनको कहा जाता है, अलग अलग इनके नाम हैं और इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रह के बारे में। कहानी संग्रह में एक है इनका, देखिए, मानसरोवर। मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी कहानियां हैं। तकरीबन 300 कहानियां हैं इनकी 8 खंडों में। सोजे वतन है 1907 की ये आई हुई रचना है। फिर उसके बाद इन्होंने कहानियों में गुप्त धन एक कहानी संग्रह इनका लिखा। क्या नाम है? गुप्त धन। गुप्त धन भी इनका एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में और भी हैं, सप्त सरोज है, प्रेम प्रसून है, कफन तो खुद एक कहानी भी है और संग्रह भी बन गया था बाद में। प्रेम 25 है, प्रेम द्वादशी है, प्रेम प्रतिज्ञा है, प्रेम कुंज है, प्रेम पूर्णिमा है, बहुत सारी कहानियां हैं इनकी। उसके बाद अब बात करते हैं नाटकों की। नाटकों में इनके हैं करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। ठीक है, निबंध इन्होंने लिखे कुछ विचार और विविध प्रसंग। हालांकि निबंध में और भी चीज़ें हैं। हम आपको बताएं, पुराना ज़माना नया ज़माना या स्वराज के फ़ायदे, ये भी इनके निबंध हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनकी जो बातें हैं साहित्य के संदर्भ में, ये हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद संपादक की अगर मैं बात करूँ तो हंस, जागरण, माधुरी, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? हंस, जागरण, माधुरी, ये आप याद रखिएगा। हंस, जागरण, माधुरी, ये इनकी पत्रिकाएं थी। हालांकि एक पत्रिका आपको मैं बता दूं, मर्यादा, वो भी इन्हीं की थी। शुरुआत में ज़माना पत्रिका में ये लिखते थे। ज़माना पत्रिका में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ज़माना पत्रिका के संपादक जो थे दयानारायण निगम थे, उसको शुरुआत में ही मैं बता चुका हूँ। चलिए अब और बातें करते हैं।
जहाँ तक शैली की बात करूँ मैं, देखिए शैली इनकी गजब की थी। 4 प्रकार की शैलियों में लिखते थे, वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक, विवेचनात्मक। ये 4 शैलियाँ इनकी हैं। दोबारा बोल देता हूँ, वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, ये 4 शैलियों में ये लिखते थे। ठीक है। अब शिखर पुरुष माने जाते हैं, ये देखिए हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष जो है वो प्रेमचंद माने जाते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है। कथा साहित्य के शिखर पुरुष जो है वो प्रेमचंद माने जाते हैं। कथा साहित्य में इस शिखर पुरुष का बचपन जो है अभाव में भी था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याएं जूझे, ये पारिवारिक समस्याओं से जूझे। जैसे बीए तक की इन्होंने पढ़ाई की। अंग्रेजी में इनका ध्यान था, अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। जीवन यापन करने के लिए इनको नौकरी भी करनी पड़ी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे और नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है। उसके बाद इनकी एक पहली शादी हुई थी, ये भी आपको बता देता हूँ। इनकी पहली शादी हुई जब, याद करिए, इनकी एक जीवनी है और जीवनी कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय ने जब लिखी है, उसमें कहा था इनकी जो पहली पत्नी थी जो छोड़ दी थी इन्होंने, काली थी। और उसके बाद उन्होंने खुद लिखा है इसके बारे में। क्या लिखा है कि नाना साहब ने 15 साल की इस खूबसूरत नवाब के लिए इससे उम्र में ज़्यादा काली, भद्दी, थुल चेचक, अफीम खाने वाली, भचक्कर चलने वाली औरत थी, क्यों चुनी, ये रहस्य नाना साहब के साथ ही चला गया। तो ये पता ही नहीं लगा कि कैसे, किस मुद्दे पर इनका समाधान हुआ था या कैसे इनका गठजोड़ा हुआ। हालांकि प्रेमचंद जी ने उसको छोड़ दिया और फिर दूसरी शादी इन्होंने की शिवरानी देवी से, जो बाल विधवा थी। शिवरानी देवी के साथ ही अमृत राय जो है पैदा हुए थे। अमृत राय के अलावा श्रीपत राय भी उनके बेटे थे। कमला देवी उनकी बेटी थी, कमला देवी श्रीवास्तव। तो कुल मिलाकर के शिवरानी देवी के साथ इनकी शादी हुई। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में जीवनी भी लिखी है इनकी, 1944 में थी, 1994 में। ये जरूरी तथ्य है ये भी। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से इनका चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के निकल के आया सामने। और सामाजिक संघर्ष था तो उसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। जीवन का आदर्श और यथार्थ दोनों इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने जब बताया था कि कथा साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है, तो कहानी में और उपन्यास की विधा में जब भी हिंदी साहित्य की बात आती है, उसके विकास की बात आती है, तो सारा का सारा जो केंद्र है वो प्रेमचंद ही है। प्रेमचंद को केंद्र में रख करके ही नाम है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग, प्रेमचंद के बाद का युग। ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति अगली दी गई है कि वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले जो कहानियाँ चलती थी उसमें कल्पनाएं ज़्यादा होती थी, रोमानियत ज़्यादा होती थी। तो कहानी और उपन्यास में रोमानियत और कल्पना के जो चीज़ें थी उनसे निकाल करके, उनके धुंधलके से निकाल करके कहानियों को यथार्थ की ज़मीन पर लेके आने वाले पहले कलाकार ये थे, मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने ही प्रतिष्ठित किया था। ठीक है। अगली बात जो लिखी गई है यहाँ पर वो लिखी गई है कि यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी। कहानी किस्सा गोई तक सीमित नहीं रही, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी जो भाषा थी, खासतौर पर हिंदुस्तानी भाषा, जिसको ये हिंदी उर्दू मिक्स करके बोलते हैं या लिखते हैं, उसका विशेष योगदान रहा। अब यहाँ एक बात और आ जाती है, हिंदुस्तानी भाषा पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ सामने आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। शुरुआत में यही होता था, कल्पना और रोमानियत। शुरुआत में इनकी रचनाओं में भी यही मिल रहा। गांधीवाद भी इनकी रचनाओं में शुरुआत में मिलता है। गांधी से खासे प्रभावित थे। जैसे जैसे जीवन बीतता गया, अनुभव जुड़ते गए, उसके बाद इनकी रचनाओं में परिपक्वता आती गई और सही मायने